Hello, good morning everyone. Welcome to Ace Point. This is Shivani Saxena. Hope you are very well. सो मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं पर डे की तरह और आपके टुडे करंट अफेयर्स का टाइम भी हो चुका है। सो आज डेट क्या है? आज 17 Feb। सो आप इसको नोट कर लीजिएगा, 17 Feb 2022। इम्पोर्टेंट करंट के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। होप कि आपने लास्ट वीडियो का जो करंट है उसको रिवाइज कर लिया होगा और नोट्स भी मेकिंग कर लिए होंगे। सो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूज़ है वो मैं बताती है, संयुक्त राष्ट्र सेवा मिशन 69 सदस्य पैनल में पहली बार 25% महिलाएं हुई शामिल। रिपोर्ट तो देखिए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि 25% महिला शामिल हुई हैं और सदस्य कितने हैं? टोटल 69 सदस्य हैं जिसमें कि 25% महिला शामिल हुई हैं। ये रिपोर्ट में आपको बताया गया है। देखिए अगर हम यहाँ इसको डिटेल्स में जाने कि जो ANI है उसके मुताबिक कि जो संयुक्त राष्ट्र सेवा मिशन है 2022 और 24 के लिए भारत कितने सदस्य हैं? 69 सदस्य पैनल भेजेगा जिसमें पहली बार 25% से अधिक महिलाएं अधिकारी शामिल हैं हुई। अगर बात की जाए कि जो 69 सदस्य हैं, सदस्यों में विभिन्न अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों CPO और विभिन्न जो राज्य हैं, राज्यों की 19 महिलाएं पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इसमें पैनल के सदस्यों को विश्व में विदेशों में अगर बोला जाए 5 भारतीय मिशनों पे भेजा जाएगा। तो देखिए यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है कि जो सदस्य कितने 69 है, इसमें 25% महिला शामिल हैं। अगर महिलाओं की बात की जाए यहाँ पे तो 19 महिला पुलिस अधिकारी है। तो ये भी पता होना चाहिए कि पैनल के सदस्यों को विदेशों में कितना 5 भारतीय मिशनों पे भेजा जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी हाईलाइट करने वाली लाइन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए इस न्यूज़ में आपको बताया गया है कि क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव स्पील एपीनिया कंडीशन, जिससे जो बप्पी लाहिड़ी थी ना, सिंगर, उनकी डेथ हुई थी। तो वो इसके बारे में आपको बताया गया है यहाँ पे कि जो दिवंगत सिंगर थे कंपोज़र बप्पी लाहिड़ी, तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि सिंगर तो थे तो वो किससे पीड़ित थे? वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्पील एपीनिया एक क्या है, एक बीमारी होती है। इसका ट्रीटमेंट रेगुलर किया जाता है। तो इस कंडीशन से वो पीड़ित थे। यह नींद से संबंधित एक अगर बोला जाए कि ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, जो नींद के दौरान ऊपरी जो वायु मार्ग है उसके बार बार सिकुड़ने से होता है। और इसमें होता है क्या, ये तब होता है जब गले में की जो मांसपेशियां हैं वो रुक रुक के एकदम रिलैक्स होती हैं और रिलैक्स होने के बाद में वायु मार्ग अवरुद्ध करती हैं। सो हो सकता है कि जो व्यूअर्स हैं वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, हो सकता है कि इस बीमारी के बारे में आपको नहीं पता है। तो देखिए काफ़ी इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए मोस्टली। सो देखिए ये न्यूज़ आपको पता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छे सिंगर थे जिनकी आज डेथ हुई है। सो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो किस बीमारी से पीड़ित थे। सो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। सॉरी, शीर्ष 100 बिजनेस स्कूल की जो FT की रैंकिंग है, किन भारतीय कॉलेजों ने किया गया शामिल। तो इसके बारे में भी देखिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि फाइनेंशियल अगर टाइटन्स ग्लोबल MBA रैंकिंग की बात की जाए तो 2022 में भारत के 4 कॉलेजों को उसमें शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में हैदराबाद में स्थित जो इंडियन कॉलेज ऑफ बिजनेस है वो 23वें पर है। अगर बात की जाए कि IIM बैंगलोर 93वें नंबर पे है, 53वें। अगर बात की जाए IIM अहमदाबाद की तो वो 62वें नंबर पे है, ठीक है, 62। और IIM कोलकाता की बात की जाए तो वो कौन से नंबर पे है? 68वें स्थान पर वो है। सो देखिए इसके बारे में आपको मोस्टली नॉलेज होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये कि जो भी बिजनेस कॉलेज हैं तो FT की रैंकिंग में जो भारत के 4 कॉलेज हैं वो किस किस रैंकिंग पे हैं और वो कौन कौन से हैं। देखिए इंडियन स्कूल ऑफ द बिजनेस के बारे में मैंने बात की तो वो 32वें हैं, ठीक है। IIM बैंगलोर में तो 53 है उसकी रैंक। अगर बात की जाए IIM अहमदाबाद
तो वो कितने पे, 62 पे, और IIM जो कोलकाता है वो 68 पे स्थान पे है। और हम गौरव तलब करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ द जो पेंसिल्वेनिया है अमेरिका, जो वॉर्टन स्कूल की जो रैंकिंग है उसमें पहला स्थान मिला है। सो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज लेवल ये पॉइंट है। सो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा शॉर्ट पॉइंट में। आपको पूरी की पूरी न्यूज़ इसको नोट नहीं करना है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। एक दो लाइन में आप इसको कवर कीजिए। और देखिए आप एक यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी कि नोट्स को कैसे मेकिंग किया जाता है। शॉर्ट नोट्स के मेकिंग के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप इसको ठीक से, हाँ सो ठीक है, तो आप इसको देख लेना और आप इसको नोट भी कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए देखिए इस गायिका हैं संध्या मुखर्जी का 19 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। सो देखिए इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा और काफ़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उनका निधन हो चुका है। 19 वर्ष की उनकी उम्र है। सो इसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होगा। देखिए जो गायिका है संध्या मुखर्जी, मंगलवार को 19 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। और मुखर्जी को गंभीर स्वास्थ्य की समस्याओं के चलते जनवरी की आखिर हफ्ते में क्या हुआ था कि कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और उसके बाद से अस्पताल के एक वरिष्ठ जो अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी जो PTI है तो उसमें बताया कि एक तरीके से अरेस्ट के उनके बाद उनका मुखर्जी का क्या हुआ था, निधन हुआ था। तो देखिए इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये नॉलेज लेवल पॉइंट है जो हम सबको पता होना चाहिए। मोस्टली आप लोगों को भी पता चल गया होगा वीडियो वॉच करने के बाद। सो चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम के संशोधन, बच्चों की सुरक्षा का प्रावधान। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें आपको बताया गया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1900 अगर बात की जाए 1989 में संशोधन किया। इसके अंतर्गत 4 वर्ष की आयु के उन बच्चों को सुरक्षा प्रावधान जिन्हें मोटरसाइकिल पर बैठकर ले जाया जाता है। इसमें क्या होगा कि मोटरसाइकिल के लिए सुरक्षा प्रबंध कैश जो हेलमेट का होना बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही अगर बात की जाए इसमें से जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर भी तय करते हैं। तो ये नियम केंद्रीय मोटर वाहन द्वितीय संशोधन 2022 के प्रकाशन की तिथि में 1 वर्ष के बाद लागू होंगे। तो देखिए आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम लोग बाहर जाते हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं, तो हेलमेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने सुरक्षा के लिए, अपने साथ बैठा जो पर्सन है उसकी सुरक्षा के लिए भी। तो इसके बारे में आप सभी लोगों को नॉलेज होगा जी, प्रावधान किया गया था। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ में आपको बताया गया है कि नीति आयोग फ़ोनपे के संयोग से फिनटेक ओपन हैकाथॉन में क्या किया गया है, शुरू कर रहा है हैकाथॉन। तो इसमें ये जो न्यूज़ है इसको अगर हम डिटेल्स में जानें तो हमें यहाँ पता चलेगा कि नीति आयोग फ़ोनपे के संयोग से फिनटेक ओपन हैकाथॉन शुरू कर रहा है। और जो हैकाथॉन है वो समग्र अगर भारत के नवाचारों, डिजिटल निर्माताओं और डेवलप्स की सोचने विचारने का जो कोडिंग का जो अवसर प्रदान करेगा। और इसका जो मेन उद्देश्य रहेगा वो फिनटेक को इसके सिस्टम के लिए एक समाधान प्रदान करना है। और आयोजन के लिए पंजीकरण की जो अंतिम तारीख है वो कितनी है, 23 फरवरी है। और प्रवेश दाखिल लेने की जो तारीख है वो 25 फरवरी है। ठीक है, सो इसके बारे में देखिए आपको नॉलेज होना चाहिए। और हैकाथॉन के विजेताओं पे घोषणा की इस महीने में 28 तारीख को कर दी जाएगी। ठीक है, जो विजेता रहेंगे उनकी जो घोषणा की जाएगी वो 28 फरवरी को की जाएगी। अगर प्रवेश दाखिल की बात करें तो उसकी जो डेट है वो 25 फरवरी। अगर अंतिम डेट की हम लोग बात करें, लास्ट डेट की, तो कितना है, 23 फरवरी। सो देखिए ऑलमोस्ट मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ। सो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे टुडे करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। देखिए मेदाराम जात्रा, तो इसमें भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला मेला है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। ये तेलंगाना में मनाया जाता है। देखिए जो कुंभ मेला होता है ना, कुंभ के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ऑलमोस्ट सभी व्यूअर्स को पता होगा। देखिए कुंभ मेले के बाद तेलंगाना में कोआ आदिवासी समुदाय के द्वारा 4 दिनों के लिए मनाई जाने वाली जो मेदाराम जात्रा है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, सो देखिए आप यहाँ पे एक लाइन हाईलाइट कीजिएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सो हम क्या बोल सकते हैं, मेदाराम जात्रा।
भारत का सबसे बड़ा दूसरा मेला है। सो देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ इजीली बन गया। जो क्या होता है कि मोस्टली जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पुटअप कर लिया जाता है। और देखिए बात की जाए यहाँ पे कि जनजातीय मामलों में मंत्रालय में जो मेदाराम है कि उसमें मेदाराम जात्रा 2022 से संबंधित जो विभिन्न गतिविधियों के लिए 2.26 करोड़ मंजूर किए गए हैं। वर्तमान में ये त्यौहार कोवा जनजाति द्वारा जनजातीय कल्याण विभाग तेलंगाना के सहयोग में द्वितीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है। सो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जीके से भी रिलेट करता है, साथ ही आप लोगों के लिए नॉलेज लेवल क्वेश्चन है। आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी किसी भी टाइम पूछ लिया जाता है। सो अगर आपको नॉलेज होगी तो आप अदर पर्सन को भी इसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर भी आप लोग बहुत इजीली दे सकते हैं। सो इसके लिए आपको पढ़ना होगा, आपको रिवीजन भी करना होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। और अगर आप इसे डेली रिवाइज करते हैं तो 101% श्योर कि आप इसको काफ़ी अच्छे से याद रख सकते हैं ऑल टाइम। सो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि टर्क्स एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आईसी को किस भारतीय एयरलाइंस की अमेठी के लिए एक सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो किस में किया गया? एयर इंडिया। तो इसमें आपको याद रखना है। देखिए टाटा समूह ने जो टर्किश है एयरलाइंस, तो उसमें पूर्व अध्यक्ष इल्कर जो आईसी हैं को एयर इंडिया, ठीक है, प्रबंधन निदेशक में सीईओ नियुक्त किया गया है। सो देखिए इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस लाइन में इनको सीईओ नियुक्त किया गया है। तो एयरलाइन में अगर एयर इंडिया में इनको नियुक्त किया गया है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे जो हमारा न्यू क्वेश्चन है थर्ड, देखिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए एक भाग के रूप में न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम शुरू किया। तो इसका आंसर होगा नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा जो मंत्रालय है। देखिए यहाँ पे बात की जाए कि नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा पे 3 दिवसीय कार्यक्रम न्यू फ्रंटियर्स अगर इसमें बात की जाए कि आयोजित कर रहे। अब यह आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का एक भाग के रूप में आयोजित किया जाता है। 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का जो रोड मैप है, एक विचार मंथन बैठक भी आयोजित की जाएगी। तो देखिए ये जो है आप इसको काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि 2070 का ये टारगेट बनाया गया था कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसको प्राप्त करने का। तो देखिए इसके ऊपर एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। तो इसके लिए आपको अपडेट रहना है, जो भी नेक्स्ट न्यूज़ होगी फिर मैं आपको बता दूंगी। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन की। देखिए बजरी का कानूनी रूप से खनन किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में इसको शुरू किया गया है। इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए देखिए बात करते हैं इसको डिटेल्स में जानने की, आखिर है क्या बात। आपको क्वेश्चन तो अगर आप तुक्का भी फिट कर लेंगे ना क्वेश्चन में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये है। वो होता है ना कि तुक्के फिट कर लेते हैं लोग, लेकिन कभी कभी जो तुक्का होता है ना वो भी गलत निकल जाता है। इसीलिए अगर हम किसी भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो उसको डिटेल्स में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक बार को हम क्वेश्चन का आंसर भूल गए तो अगर हमें डिटेल्स याद है तो हम उसको बहुत जल्दी याद कर सकते हैं, बहुत ईजीली सही टिक लगा सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में आपको डिटेल्स में से जाना होगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कि राजस्थान इसका आंसर क्यों है। देखिए अगर बात की जाए कि जो 60 खनन क्षेत्रों में पर्यावरण मंजूरी जारी की गई है, राजस्थान में बजरी कानूनी जो खनन है उसको शुरू किया गया है। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक वैज्ञानिक पुनर्पूर्ति अध्ययन के लिए पूरा होने तक के लिए नदी के किनारों में रेत खनन गतिविधियों को प्रतिबंध लगा दिया था। कब लगा दिया गया था, इसे आपको पता होना चाहिए। 4 साल पहले की अगर बात की जाए, मैंने यहाँ बात की आपसे 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक वैज्ञानिक पूर्णपूर्ति अध्ययन को पूरा करने के लिए नदी के किनारे क्या किया था, नदी के किनारों में रेत खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। शीर्ष अदालत ने बाद में अवैध जो रेत खनन के मुद्दे पे जांच के लिए एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की थी। सो देखिए इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। होप आपको काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा क्यों है इसका आंसर, और 4 साल पहले क्या हुआ था। सो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे कि जो राष्ट्रीय लिंकिंग नीति है उसके तहत स्थापित पहला संस्थान कौन सा है। तो केन वित्रा लिंक परियोजना प्राधिकरण, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्यों है ये।
देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी लिंकिंग जो नीति है उसके तहत पहली पहल को लागू करने के लिए जो बेतरवा है लिंक परियोजना प्राधिकरण के लिए इसका गठन किया था, अथॉरिटी का। और इस नीति में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच फैले बुंदेलखंड जो क्षेत्र में लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि को संचित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि जो इसका नेतृत्व है, ठीक है, नेतृत्व, तो वो भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर में एक सीईओ द्वारा किया जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए 5 अतिरिक्त सीईओ द्वारा सहायता प्रदान भी की जाएगी। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ही न्यूज़ है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो कैन बेटर लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी है इसके बारे में आपको फुल नॉलेज होना चाहिए। और मोस्टली जितना मैं आपको बता रही हूँ करंट, आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो अब मोस्टली आप अपना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इसका रिवीजन भी अच्छे से करते चलेंगे, आप इसके शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी क्वेश्चन स्किप कर पाएंगे। ठीक है, आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बिकॉज यू कैन डू एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।